भारत को अस्थिर करने के लिए जेनजी का प्रयोग करने का अमेरिकी डीप स्टेट का प्रयास अब नए टूल्स के साथ दिख रहा है, पर उसे कड़ी टक्कर मिल रही है। हमारे डी स्टूट से अमेरिकी डीप स्टेट का नया टूल है धर्म और अध्यात्म के आवरण में जेनजी को स्ट्रेट्स पर ले आना, और उसका एक विस्मयकारी प्रदर्शन अभी हाल ही में कानपुर सहित कई नगरों में दिखा। नए लड़के अचानक आई लव मोहम्मद के प्लाकार्ड हाथों में लेकर नारे लगाते सड़कों पर उतर आए। इसी तरह की कुछ और प्रतिक्रियाएं आई लव महाकाल, आई लव जय श्री राम के नारे के साथ सड़क पर आए। क्या यह जेनजी को सड़कों पर लाने और नेपाल जैसी अराजकता पैदा करने की डीप स्टेट की कोई नई योजना है? इस पर राजनीतिक विश्लेषक श्री रजनीकांत वशिष्ठ, स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग और समन्वय संपादक अभयानंद शुक्ल की चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण। मैं दिनेश कुमार गर्ग। जिस तरह से दुनिया में स्थितियां बदल रही हैं और नई नई बातें हो रही हैं, और उन सब के पीछे एक नए नए आंदोलन के स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं, उससे एक चिंता भारत में फैल रही है बुद्धिजीवियों में, और एक नया विचार भी सोचने का एक नया आइडिया भी आ रहा है कि क्या धर्म और अध्यात्म को भी वेपनाइजेशन किया जा रहा है। क्या धर्म और अध्यात्म को एक अस्त्र के तौर पर समाज को अस्थिर करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि सीआईए का एक इतिहास रहा है धर्म और अध्यात्म को वेपनाइज करने का, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे सीआईए ने पूरे मध्य पूर्व को, पाकिस्तान को, दक्षिण पूर्व एशिया को अस्थिर करने के लिए इस्लाम का प्रयोग किया, सोवियत रूस को हराया उससे। पाकिस्तान ने भी उसको पकड़ लिया। पाकिस्तान ने भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए उग्र इस्लामी कट्टरपंथियों का इस्तेमाल किया। कश्मीर के लिए, कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार करवाया गया। तो उसके पीछे ये हमारे कुछ विद्वानों का, रणनीतिकारों का और विश्लेषकों का मत है कि पाकिस्तान के द्वारा जो इस्लामी शक्तियों का वेपनाइजेशन किया गया, उसके पीछे सीआईए का सपोर्ट। तो ग्लोबल हमारे देश में पहले अफीम का और हशीश का उतना व्यापार नहीं था जितना व्यापार इधर सीआईए के हस्तक्षेप के बाद से अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से पंजाब, पंजाब से होकर पूरे देश में फैला। और अब जो हमारा मणिपुर प्रदेश है, वो गोल्डन ट्रायंगल बन चुका है। तो इसमें ये धर्म का, अध्यात्म का और ड्रग के धंधे का तीन का जो कॉकटेल मिलकर के भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, इस पे हम आज विचार करने के लिए हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं श्री रजनीकांत वशिष्ठ जी, और हमारे कोऑर्डिनेटिंग एडिटर हैं श्री अभयानंद शुक्ल जी। हम इससे बात करेंगे। वशिष्ठ जी, देखिए दिनेश जी, ये पिछले कुछ समय से एक चीज देखी जा रही है, और मैं आपको एक फिल्म एक्टर रजनीकांत हैं साउथ के, उनके करीब करीब 10 साल पुराने एक बयान की याद दिलाना चाहता हूँ। जब वो राजनीति में आने के लिए कुछ कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। कमल हासन भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। कमल हासन थोड़ा सा जो जमीन पार्टियां हैं उनकी तरफ से थे, इनका रुझान थोड़ा सा दक्षिणपंथी पार्टियों को रजनीकांत जी का था। तो रजनीकांत ने कहा था कि एक स्टेटमेंट दिया था कि अब राजनीति में स्पिरिचुअलिटी जो है उसकी आवश्यकता है, उसकी जरूरत स्पिरिचुअलिटी की। एक दौर था कि जब वो शांति स्थापना के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद में यूनाइटेड नेशंस का बनना, फिर उसके बाद में आपने जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा पंचशील के सिद्धांत की स्थापना करना, कुछ 5 देशों को साथ लेकर के 5 सिद्धांतों के साथ में उन्होंने कोशिश की। बहरहाल ये कोशिशें होती रही, लेकिन इनसे कोई जिसे कहते हैं ना सार्थक लाभ सामने नहीं आया। अब इधर ये देखा जा रहा है कि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक अच्छा सा स्लोगन दिया
कि ठीक है विकास अपनी जगह है, लेकिन विकास के साथ विरासत भी, विकास और विरासत साथ साथ मतलब लेगेसी को हम लोगों को नहीं छोड़ना है। मैंने अगर विश्व में सभ्यताओं को देखा जाए तो सभ्यताएं, ग्रीक सभ्यता थी, लैटिन सभ्यता थी और अरब सभ्यता थी, सारी सभ्यताएं थी, बहुत सारी सभ्यताएं थी। उधर माया सभ्यता थी लैटिन अमेरिका में, इधर इंडस सिविलाइजेशन थी। मोदी जी का जो पॉलिटिक्स है वो तो देश को जोड़ने का है, देश को जोड़ने का। हमारा सवाल ये है कि देश को तोड़ने के लिए हमारे मतलब दो मुख्य धर्म है, हिंदू और इस्लाम, यहाँ जी दोनों का कैसे इस्तेमाल, दोनों को मत कहिए आप जी, आप क्रिश्चियनिटी को भी शामिल करते हैं, क्रिश्चियनिटी शामिल है बिल्कुल, मणिपुर में देश में हुआ है, पूरे देश में हुआ है। जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो इनका रोम है, वहां से इतना बेहिसाब पैसा आया है गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से भारत में, इतना। और अभी बहुत दूर में जाइए, आपके गृहनगर इलाहाबाद में नैनी में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ बहुत मतलब सेंटर था, कन्वर्जन सेंटर था। मुस्लिमों के जवाब में हम लोग अभी ईसाई को भूले पड़े हैं। थोड़ा मुस्लिमों का ज्यादा, ईसाइयों का थोड़ा कम, इतनी बात है, वरना खतरा दोनों से है, खतरा दोनों तरफ से, खतरा दोनों से है। तो मैं यहाँ आपको वही लाना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नारा दिया है, इसके बड़े गूढ़ अर्थ कि देखिए सारी सभ्यताएं मिट गई और आज के दौर में केवल दो सभ्यताएं हैं जो अपना जलवा बरकरार रखे हुए हैं, एक अपनी भारत सनातन और दूसरा चीन। ये दो सभ्यताएं हैं, इन्होंने अपने आप को अभी मतलब पूरी तरह से क्रश या डैमेज नहीं किया या फॉरगॉटन नहीं होने दिया। सही कह रहे हैं। अभी मोदी जी के एक बयान पर मैं आपको ले जाना चाहूंगा, तब शायद बात और ज्यादा स्पष्ट हो। उन्होंने कहा रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलते समय और जेलेंस्की के सामने भी एक तरह से बात कही कि अब युद्ध का समय नहीं, बुद्ध का समय हो गया। देखिए बुद्ध का समय कहने के पीछे गूढ़ार्थ ये था कि ये सारे के सारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, ये मकाऊ, ये सारे जो देश हैं, यहाँ बौद्धिज्म गया, श्रीलंका बौद्धिज्म गया। नहीं, इसमें एक बड़ा बढ़िया एक थाईलैंड के राष्ट्रपति का एक बयान इंडोनेशिया का, जय श्री राम कहा शायद, हाँ, ओम शांति, ओम नमो बुद्धाय, और सलाम भी पहले कहा। तीनों चीजों को उसमें जो है, हाँ, जबकि 99% मुस्लिम है, सबसे बड़ा मुस्लिम। तो उसने भी अपनी मूल को जो है, जो सनातन, जहाँ से मतलब वहाँ भी सनातन था, तो वहाँ सनातन के चिन्ह मिलते हैं, तो उसने उस पहचान को बरकरार रखा। इसकी इंडोनेशिया की प्रसिद्ध तो ये रही कि वहाँ गरुड़ एयरलाइंस है, वहाँ पे गणेश जी की उनके नोटों में है, तो वो अपने हिंदू विरासत को बड़े नहीं छोड़ते। भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, मुस्लिम की है और बड़े कट्टर मुस्लिम है, लेकिन अपनी हिंदू विरासत को वो अपना मानते हैं। तो यहाँ मुसलमानों की तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? नहीं, अटल जी ने भी एक बार साउथ एशियन कंट्री का दौरा किया और उन्होंने पूछा वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष से कि भाई आपका तो इस्लामिक देश है और आप जो है ये सारी जितनी धरोहर है, ये तो सारी जो है वो सनातन की है, इनको कैसे? बोले हमने अपना धर्म बदला है, अपने पूर्वज नहीं बदला। हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ तो पूर्वज नहीं बदल रहे, पूर्वज बदलने की कोशिश है। कोई गजनवी पूर्वज का संतान हो गया तो औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है। उसी तरह से मैं अब थोड़ा सा अफ्रीका की तरफ ले जा रहा हूँ। अफ्रीका में भी गांधी जी ने लंबे समय तक काम किया, वहां भी धीरे धीरे उनके गांधी जी के चलते गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग, बहुत सारे लोग वहां जाके सेटल हुए, उत्तर भारत के लोग वहां जाके सेटल हुए और उन लोगों का प्रभाव, और वो बहुत शक्तिशाली हो गए अपनी मेहनत से, है ना। तो अफ्रीका में भी जो क्या कहते हैं सभ्यता है, एक तरह से उसको, ये जो हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन सभ्यता ज्यादा भारतीय, वो क्रिश्चियंस हो गए या इस्लाम को कबूल कर लिया उन्होंने, लेकिन आज अब वो मतलब अपने आप को मैं महसूस कर रही रीथिंकिंग शुरू। कई सिंगर वहाँ हिंदुस्तानी गाने गाते हैं, हिंदुस्तानी कल्चर के बारे में बात करते हैं सिंगर वहाँ के। अभी बहुत रिसेंटली एक छोटा सा देश था, वो छोटा सा पूरा का पूरा वो जो देश जो है वो उसने इस्लाम को छोड़ करके वो एकदम से बड़ी बात है।
अब मैं आपको लैटिन अमेरिका की तरफ ले जा रहा हूँ, माने साउथ अमेरिका की तरफ। साउथ अमेरिका के जो देश है वहाँ कौन है? वहाँ वो है जहाँ अंग्रेज लोगों की कभी ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती, और वो जो गोरखपुर से, तो ये मतलब बिहार से, तो उत्तर प्रदेश से तमाम लोगों को मजदूरों को लेने के लिए वहाँ ले। आज वो लोग वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष, आज वहाँ संपन्न लोग, लेकिन उन्होंने ना रामायण को छोड़ा है, ना सुंदरकांड को छोड़ा है, ना हनुमान, पर सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो आप अगर ये देखिए, उत्तर को छोड़ दीजिए, उत्तर को छोड़ दीजिए, उत्तर में कौन है? कनाडा है, अमेरिका है, वो रूस है, या मतलब यूरोप है, उसको अगर आप छोड़ दीजिए, तो नीचे की तरफ अगर आप देखें, अगर ग्लोब को आप हॉरिजॉन्टली बांट दें तो वो इलाका ग्लोबल साउथ कहला रहा है। ग्लोबल साउथ में लैटिन अमेरिका से लेके अफ्रीका से लेकर के और इधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक, सब में आप ये महसूस कर रहे होंगे कि स्पिरिचुअलिटी बूम कर रही है, उसके आधार पर लोग आना चाह रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी बूम करी मतलब कि वो जो अब्राहमिक स्पिरिचुअलिटी है उससे अलग तरह की, मतलब वो जो सनातन, वो ये पा रहे हैं कि जितनी आजादी, जितनी डेमोक्रेसी हमको सनातन धर्म में महसूस हो रही है, उतनी डेमोक्रेसी, उतनी आजादी नहीं है, नहीं, कहीं नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, और दूसरे धर्मों में नहीं महसूस, कहीं नहीं है। सही बात से बचने का मतलब, ठीक है आप बच रहे हैं, लेकिन अब चूंकि वो एरिया ही कुछ इस्लाम में, कुछ क्रिश्चियनिटी में है। अब आपका वो प्रश्न कि क्या बात है कि भारत में ये लोग जो है भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो एक सामान्य सी बात है कि जब पड़ोसी थोड़ा सा ग्रो करता है तो पड़ोसी को एक बर्दाश्त नहीं, जलन होती है, जलन नहीं। ये कंसेप्ट तो जो बिल्कुल बुरी हालत में था, इसके बाद गेहूं भी नहीं था, PL 480 का गेहूं लाना पड़ा, एक जमाना वो भी था लाल अमेरिका का। आज ये गेहूं दूसरों को दे रहा है, आज ये दवाई दूसरों को दे रहा है। कल तक ये जो है वो तोप के या बंदूक के गोली जो है वहां से मंगाता था, आज ये तोप बेच रहा है, आज ये हवाई जहाज बेच रहा है। भारत को बैटलफील्ड बनाना चाहते हैं लोग। यूरोप और मध्य एशिया के 3 बड़े राष्ट्रों को हम वेपन दे रहे हैं जी। ग्रीस को, आर्मेनिया को और सिडनी जी, और सिडनी ने इसको क्या, इसको तुर्की ने कब्जा कर लिया आधा राष्ट्र सिडनी के पास का है, जो आधा उसने ऊपर का नॉर्थ वाला हिस्सा कब्जा कर लिया, और अजरबैजान और तुर्की को भारत ने चेकमेट कर दिया। वहाँ पे अभी अपनी नौसेना भेज करके उनको चेकमेट कर रखा है। ये बता रहे हैं लोग कि तुर्की की नौसेना दूर को भाग रही है, भारतीय नौसेना को देख करके उधर आने, भूमध्य सागर में आने छोड़ दिया। तो हम ये कह रहे थे सर, हमारा सवाल ये है कि भारत में क्यों CIA या चाइनीज MSS या पाकिस्तान की ISI क्यों इतनी तेजी सफल हो रही है? वो इस्लाम को, जिसके बारे में कहा जाता है बहुत पीसफुल लोगों का धर्म है, उसको बहुत ही हिंसक रूप देने में क्यों सफल हुए? अभी हाल में देखिए, ये पितर पक्ष चल रहे थे, अब भारत पूरी जगह शांत था, कहीं कुछ अशांति जैसी नहीं दिख रही। ऑल ऑफ अ सडन कानपुर में से लेकर के 5-6 नगरों में उत्तर प्रदेश में और देश के 7-8 जगहों में मोहम्मद साहब, आदरणीय मोहम्मद साहब के नाम पर आई लव मोहम्मद पोस्टर लेकर के आज अहमदाबाद में भी हो रहा है। स्ट्रीट पावर के रूप में स्ट्रीट में लोग निकल पड़े और लोग उससे दहशत में आए, क्योंकि उन नारों के साथ आई लव मोहम्मद साहब जो और नारे लिखे थे, उनमें था कि जंग चलेगी, हम अगले सफ में खड़े होंगे। पोस्टर्स में उससे और बातें लिखी थी जिसको हिंदी में नहीं थे। आई लव मोहम्मद तो अंग्रेजी में, बाकी सब उन्होंने उर्दू में पत्र लिखने लिखा है, जिसको सामान्य तौर पर कोई और नहीं पाता, बहुत जानकारी पड़ता। 140 करोड़ की आबादी, उसकी प्रक्रिया में हिंदुओं में भी शुरू हो गया हिंदुओं को भड़काने और यहाँ पीस को डिस्टर्ब करने का, जो कह रहे थे राहुल गांधी की जंजी को। आप देखिए लव मोहम्मद में जितने लोग निकले सब जंजी को आए, नाबालिग थे, नाबालिग कहीं ये सूत्र जुड़ रहे हैं क्या? आप उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकते। बिल्कुल जुड़ रहे हैं। जिसे डीप स्टेट आप कहते हैं, डीप स्टेट बहुत स्ट्रॉन्ग था और जिसका जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को ये बात कहें और उसी के जल्दी उन्होंने कहा कि छात्र, युवा
और फिर तीसरा पॉइंट उनका जल्दी का। तो इसमें ना तो छात्र थे, ना युवा लोग थे, और केवल किशोर वही थे, नाबालिग बच्चे थे, ज्यादातर मोस्टली नाबालिग बच्चे थे निकल आए। और अचानक ऐसा क्या कल्चरल क्रांति हो गई मुसलमानों में, तो नब मोहम्मद करके निकलने लगे। कोई क्रांति नहीं हो गई, ये डेस्परेशन है। डेस्परेशन किस बात का? भारत डेस्परेशन इस बात का, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, उनमें डेस्परेशन इस बात का है कि ये तो मोदी तो ऐसे काम करता चला जा रहा है, तो ऐसा हटेगा ही नहीं, कभी हटेगा ही नहीं। कैसे मिलेगी? समस्या यही है। आप देखिए ना, ये देश जो है जिसमें 18 भाषाएं हैं, 250 बोलियां हैं, इतनी विविधता है। अगर मान लीजिए आप 5-6 आपने नाम गिनाया, तो क्या 5-6 ही पूरा देश है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो ये जो एक जो डीप स्टेट है, वो डीप स्टेट अपना काम कर रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है, जो कुछ बहुत जैसे कहना चाहिए कि एक जैसे भरोसेमंद इंटेल कह सकते हैं आप, भरोसेमंद इंटेल ये है कि उस डीप स्टेट का भी एक पैरेलल डीप स्टेट खड़ा हो गया है। वो राइटिस्ट फिलोसफी को मान रहा है, वो स्पिरिचुअलिटी को मान रहा है, खड़ा हो रहा है। जवाब मिलना शुरू हो गया, जवाब मिलना शुरू हो गया। माने वो डीप स्टेट अगर काम करेगा तो एक दूसरा डीप स्टेट खड़ा हो गया है, जो भारत और ग्लोबल साउथ और पॉलिटिक्स में स्पिरिचुअलिटी की प्रवेश का हामी है, समर्थक है। वो डीप स्टेट भी खड़ा हो गया। ये छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहेंगे, वो तो ठीक है सर, लेकिन क्या जो डीप स्टेट हमारे यहाँ दंगे करवाना चाह रहा है, क्या वो अब नए औजार, नए हथियारों का प्रयोग कर रहा है, जिसमें से ये आई लव मोहम्मद, आई लव जय श्री राम, आई जय लव। अरे ये नहीं करेगा तो फिनिश हो जाएगा ऑपोजिशन यहाँ का। उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना है। उसको वहां से बाहर से, जैसे इंदिरा गांधी जी भी कई बार कहती थी कि यहाँ जो बवाल हो रहा है, देयर इज अ फॉरेन हैंड। यस, अगर फॉरेन हैंड वो तब कहती थी, तो फॉरेन हैंड आज भी है, बिल्कुल है। बस पैसे की कमी नहीं है, अमेरिकी पैसा आ रहा है। अच्छा, वो क्यों दबाव डालना चाहते हैं? इसके तो फॉरेन हैंड के प्रमाण मिले, क्योंकि वो जो सोरस है उसमें 10 मिलियन कितने बिलियन डॉलर, हाँ, $1 बिलियन भारत में सरकार बदलने के लिए कमिटमेंट कर रखा है। स्वयं पित्रोदा यही काम कर रहे हैं, इसी में लगे हुए हैं, इसी दलाली में लगे हुए हैं कि देखिए साहब, हमने जो है ये आपने इतना पैसा दिया था, हमने बिहार में 16 दिन की यात्रा में जो है वो राहुल गांधी खर्चा कर दिया, वोट चोर कर दी। अरे राहुल सफल भी हो गए, लद्दाख में जो इतना बड़ा बवाल करा दिया, वो तो सोनम वांगचुक को समझ आ गया कि मैं अब इस्तेमाल हो रहा हूँ, उसके अपना आंसर तत्काल खत्म कर दिया। भाई 6 अक्टूबर को उसकी मीटिंग होनी थी तमाम मसलों पर बातचीत के लिए, अचानक इतनी जल्दी कैसा अच्छा हो गया कि मतलब इसको शुरू कर दिया। तो आज राहुल का जिंदगी वाला भाषण काम कर दिया, नेपाली पकड़े गए भाई। नहीं, इसके माने राहुल को मालूम था कि ये वहाँ पे पोटेंशियल है। हाँ, उन्होंने एक मैसेज दे दिया। या राहुल ने मोदी को जागृत कर दिया, देखो अगर सोते रहोगे तो जिंदगी तुम्हारा। तो आज की तारीख में वहाँ पर मिलिट्री रिप्लाई हो गई है और एकदम शांति है। ये मैं दिल्ली से कह सकता हूँ कि अब वो भारत वो वाला नहीं है जो आज से 20-30 साल 40 साल पहले था। अब वो भारत वो वाला नहीं है जो कहता था कि एक गाल पे किसी ने तमाचा मारा तो दूसरे पे हमारा हाथ है। अब वो मारना जानता है। आपकी बात में और वो कंट्रोल करना जानता है। सही है, और भारत ने ये दिखा भी दिया ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन एक और आश्चर्य की बात है सर कि पश्चिम बंगाल जो अब तक सबसे वोलेटाइल, सबसे ज्यादा वोसिफोरस, सबसे ज्यादा उपद्रवग्रस्त रहा, वो इधर बात शांत कर रहा है। क्या तूफान के पहले की शांति है? नहीं, मुझे नहीं लगता तूफान के पहले की शांति है, बल्कि उनको एहसास हो गया है कि अब हमारी सत्ता बहुत हो गई, हम लोगों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, अब हमारे जाने के दिन। नहीं, वहाँ बदलाव आप लोग नोट किया हो कि वहाँ पर हाईकोर्ट बार का चुनाव हुआ और 11-12 सालों बाद पहली बार हुआ कि भाजपा के पैनल ने जीत अर्जित की है, टीएमसी का सफाया हो गया। तो ये बहुत बड़े बदलाव का संकेत, उनको समझ में आ गया कि अब भाई ये जो समय है इसको बिता लो, अगली बार हमको आना नहीं है। तो वहाँ लूट खसोट अंदर खाने को चल रही है, लेकिन अब यह काम थोड़ा मेहनत कम हो गई है। आखिरी बात में बदलाव तो आ रहा है, बदलाव तो आ रहा है। आखिरी बात में कहना चाहूंगा, भारत जो है वो तीन कहना चाहिए, जैसे धर्मेंद्र पित्रोदा ने जो कहा सो कहा, लेकिन मैं 3 जो जातियां हैं वो उनका सम्मिश्रण है। पूरब से मंगोलियन रेस, ये पश्चिम से कॉकेशियन, ये जो अपना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फलाना ठिकाना, और नीचे द्रविड़, इन तीनों का मिश्रण है। इन तीनों का मिश्रण भारत के फायदे में भी है।
कि अगर एक तरफ थोड़ी गड़बड़ी होती है तो दूसरे खामोश बैठ जाते हैं। किसान आंदोलन हुआ, आपने देखा पंजाब हरियाणा में, तो बड़ा देश है भाई साहब, पूरे देश में नहीं कुछ हुआ। बड़ा देश है, जब तक वहाँ होगा तब तक दबा दिया जाएगा, यहाँ आते आते खत्म हो जाएगा। यहाँ ये सुविधा भारत को है कि बड़ा देश है, कोई दिक्कत इसे होने रहना होगा। हाँ, सतर्कता चाहिए, सतर्क रहना होगा। तो उसके लिए आपके पास में गजब का जेम्स बॉन्ड है जिसका नाम है डोभाल। दूसरी बात, जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो जमाना नहीं है कि कोई दबाव में हमसे कोई चीज खरीदवा लेगा। ना बिल्कुल, हमको अपनी जरूरत के हिसाब से जहां से माल सस्ता मिलेगा वहां से, ग्लोबल साउथ को उन्होंने मैसेज दिया कि आपको जहां से जो माल सस्ता मिले आप लेकर आगे डालिए। अमेरिका को तो दिखाई दिया, ये तुम्हारी औकात। अमेरिका अभी तक यही तो करता था कि तो अपनी कंपनियों के फेवर में वो किसी देश में बवाल कराता था, फिर कहता था अच्छा ये हमारी कंपनी का माल खरीद लो। अमेरिका की तो जो वहाँ के लोग हैं पावर में, ट्रम्प है, ट्रम्प के जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी लैंग्वेज बड़ी भारी है। जैसे उनके व्यापार मंत्री ने कहा कि भारत को तो इंडिया मस्ट बाई आवर ऑयल, तो मतलब मस्ट बाई कैसे कह सकता है? अब नहीं कहा, अभी कहा, अभी बयान दिया, नहीं अभी बयान दिया जरूर। उन्होंने कह दिया ठीक है हम एनर्जी सेक्टर में आपके साथ काम करने को तैयार हैं, हम आपके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना वो खरीद लेंगे। आप कहोगे तेल खरीदो, हमारी मर्जी होगी जहाँ पे, हमको जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ चलेंगे, जहाँ सस्ता में हम आपके साथ ट्रेड करने को तैयार है ना, हम आपका मक्का नहीं खरीदेंगे। ट्रम्प बहुत दबाव में है अपने यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बुरी तरह दबाव में है वो। ऐसा आसान नहीं है। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि बात हलवा नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप क्या ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने अपने डॉलर को, अपनी डिफेंस पॉलिसी को, अपनी ट्रेड पॉलिसी को, अपनी इंटरनल जो प्रवासन नीति है उसको सबको वेपनाइज किया, तो जिस तरह से अब वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस को भी वेपनाइज कर रहे थे, खासकर भारत को केंद्र रखकर, क्या सफल हो पाएंगे? एक चीज और मैं आपको बता सकती हूँ, ट्रम्प आउट एंड आउट एक बिजनेसमैन है, यही सच है, ही इज नॉट ए स्टेट्समैन, यही सच है। मोदी एक पॉलिटिशियन तो है ही, एक बहुत शानदार बिजनेसमैन है जिसको ट्रम्प एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन दोनों आपको लगता है कि दोनों भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है। अल्टीमेटली अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका आप ही का काम तो कर रहा है, उसने 6 मुस्लिम देशों को लाकर इकट्ठा कर दिया, उसने पाकिस्तान को फंसा दिया कि हम तुम्हारे यहाँ ये काम करेंगे, है ना, या उसको उसकी दोस्ती करा दी सऊदी अरेबिया से, ये अमेरिका की दम पे तो हुआ है, और 6 मुस्लिम देशों को बिठा दिया। मतलब ये नहीं कि अगर मान लो इधर हमला करें उससे पहले अमेरिका उसने फंसा दिया इनको। तो ये दोनों व्यापारी हैं, दोनों व्यापारी दो बड़े व्यापारी कभी आपस में लड़ते नहीं है। हाँ, ये बंटवारा कर लेंगे, अच्छा ये तेरा क्या ये नहीं सकता कि नवंबर में ट्रम्प की आने की संभावना है भारत में? आए ना, उससे पहले दबाव बना रहा है। आज जो है एक बयान आया अमेरिकी अधिकारी का कि जल्द ही ट्रम्प और मोदी की मुलाकात होगी। आज ही बयान आया है। आप उस बयान पर जाइए कि मोदी इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ये कहा तो है ना, पर इन सारे तनावों के बीच मोदी इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। अब वो जो समझने वाले हैं समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो अंततः हमारी बातचीत का ये निष्कर्ष रहा कि तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन भारत एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसने एक बहुत अच्छी टीम बना रखी है और जो खुद बहुत सजग है, और इस तरह के तमाम घात प्रतिघात को वो समुचित उत्तर देने में समर्थ है। नमस्कार।